लेकिन इसके बावजूद उसने अच्छा नहीं किया। हाँ, दूसरे अंदाज में मैं उसे ठीक कर लूंगा और इसीलिए मैं उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। ठीक है सबूता, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैंने तुम्हें इसलिए इतला दे दी है कि तुम परेशान ना हो। तुम्हारा शुक्रिया। दर हकीकत अगर तुम ना आते तो मैं परेशान होता। अब मैं चलता हूं, मैंने कहा और फिर मैं फोमा के पास से बाहर निकल आया। समंदर के रास्ते तैर कर मैं बासानी बस्ती पहुंच सकता था, लेकिन मैं इस बस्ती के लोगों को इस तरह मुतवज्जा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने वही पहाड़ों का रास्ता इख्तियार किया था और फिर मैं बरखरफ्तारी से सफर करने लगा। बाज़-औक़ात मुझे अपनी ज़ात पर भी हंसी आती थी प्रोफेसर। मेरी जिंदगी भी खूब थी, कोई मसला ना था मेरी ज़ात के साथ। चाहता तो किसी पहाड़ की चोटी पर भी सदियां गुजार देता, लेकिन जिंदगी तहरीक चाहती है। यकसानियत जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक जहर है और इंसान इस जहर का शिकार होकर बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए मैं मसले पालता रहता था और मुतहरक रहता था। खासा तवील सफर तय किया था मैंने और फिर दूर से बस्ती नजर आने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके नजदीक पहुंच गया और मेरा वास्ता उन्हीं दोनों मुहाफिजों से पड़ा जिनसे मैं पहले ही मिल चुका था। शायद मुझे पहचान गए थे। क्या तुम उस्ताद से मिलने आए हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मेरी निगरानी की जरूरत नहीं है। मैं उस्ताद के मकान का रास्ता जानता हूँ। अगर आइंदा ऐसी कोई कोशिश की गई तो मैं उस्ताद से कह दूंगा कि मैं आइंदा उसकी बस्ती में नहीं आऊंगा। ओह, ये बात नहीं है मेहमान, तुम बस्ती जा सकते हो। जब उस्ताद तुम्हारी इज्जत करता है तो तुम हमारे लिए भी बाइज्जत हो। शुक्रिया, मैंने कहा और फिर मैं इत्मीनान से उस्ताद के मकान की तरफ बढ़ गया। बूढ़ा पकाशा अपने मकान में ही मौजूद था। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया था। उसकी आंखों से वही मक्कारी टपक रही थी। आओ सबूता, मैं तो तेरी दोबारा आमद से मायूस ही हो गया था। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। क्यों? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। बस मेरा ख्याल था सिकाई के कदूरत पसंदों को तेरी यहाँ आमद के बारे में मालूम हो गया और ये अमर लाजिम है कि वो इस बात को कतई तौर पसंद न करते। मेरा ख्याल था या तो तुझे बस्ती से निकाल दिया गया या फिर किसी सजा में मुब्तला कर दिया गया। तूने गलत सोचा अस्तोज। ना तो वो मुझे निकालने की जुर्रत कर सकते हैं और सजा देना तो उनके बस की बात ही नहीं है। इसके अलावा मैं तो एक मेहमान हूँ और मेरे ख्याल में मेहमान पर पाबंदी आयद करना किसी मेजबान का असूल नहीं है। दुरुस्त कहा तूने, लेकिन सकाई के इंतहा पसंद बाज़-औक़ात हर इंसानी असूल को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे सिलसिले में उन्हें यह इख्तियार नहीं है। फिर भी क्या इन्हें इस बात का इल्म है कि तू यहाँ आया था? मैंने खुद ही बताया। किसे? हकीम हाकू को? सरदार ने पूछा। हाँ, तब तो उसने तुझसे बेशुमार सवालात किए होंगे। बूढ़े ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, लेकिन इन सवालात के जवाबात उसे ज़िम्नी से दिए गए। मसला यही कि बस्ती वालों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया, क्या इन्होंने सकाई वालों के खिलाफ नफरत का इजहार किया, वगैरह वगैरह। और चूंकि मेरे साथ यहाँ ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया था, इसलिए मैंने उन्हें जवाब भी वही दिए। बहुत खूब। क्या तूने इनके अंदाज में खिंचावट महसूस की? मेरा ताल्लुक हकीम हाकू से है और उसके अंदर मैंने ऐसी कोई बात नहीं पाई। मैं बूढ़े की बकवास से बेजार होने लगा था। ओह, बहरहाल तेरी दोबारा आमद का शुक्रिया। पोसीता अक्सर तेरे बारे में तस्करे करती रहती है और तुझे याद करती रहती है। जीरक बूढ़े ने मेरी बेजारी महसूस कर ली थी। हाँ, मैंने पोसीता से वादा किया था कि मैं आऊंगा, मैंने जवाब दिया। और बस्ती के क्या हालात हैं? हमसे नफरत करने वाले किस साल में है? ठीक है, अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। पोसीता कहाँ है? ओह, उसकी दोस्त शुमाना आई थी, उसके साथ साहिल की जानब गई है। अगर तुम चाहो तो वहां जा सकते हो, तो यकीनन तुम्हें देखकर खुश होगी। मुझे इजाजत है? मैंने पूछा और बूढ़े ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाती। उसने सोचा होगा कि वो जो काम खुद अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसकी बेटी बेहतर तौर पर अंजाम दे सकेगी। सो मैं साहिल की जानिब चल पड़ा और अभी मेरी निगाहें शुमाना और पोसीता को ही तलाश कर रही थी कि पोसीता ने मुझे देख लिया। वह तनहा ही थी, सीधी मेरी तरफ आई थी और मेरी निगाह भी उस पर पड़ गई। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि शुमाना ने उसे हालात से लाइल्म न रखा होगा और बहरहाल पोसीता भी खुश न होगी, खास तौर से इसलिए कि मैं उसके पास नहीं आया था। चुनाचे दूसरे लम्हे मैंने औरत के ठिकाने लगाने के इल्फाज ढूंढ लिए, लेकिन शुमाना कहाँ गई? पोसीता मेरे पास पहुंच गई, उसके होंठों पर फीकी से मुस्कुराहट थी और फिर वो मेरे नजदीक पहुंच गए। पानी से भरे बादल हर दिल की उमंग होते हैं। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उनके साए और नमी से लुत्फ अंदोज ना हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से बरसते हैं और जब चाहते हैं हवाओं के साथ दूर चले जाते हैं। उसने कहा और मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा। बड़ा खूबसूरत अंदाज था शिकायत का। कैसी हो पोसीता? मैंने उसकी शिकायत को नजरअंदाज करके पूछा। अच्छी होती तो यहाँ आसानी से ना भुलाई जा सकती, उसने जवाब दिया। शिकायत कर रही हो? हाँ, अपने दिल में इतना खलूस पाती हूँ कि दूसरे पर भी हक महसूस होने लगता है। तुम नाराज हो पोसीता, अब इस मंजिल पर नहीं पहुंची, उसने गमगीन लहजा में कहा। अब यह बता दो तुम्हें कैसे मनाऊं? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे इस काबिल समझते हो? क्यों नहीं, तो बस हुक्म दे दो कि मैं ठीक हो जाऊं, तामील करूंगी। पोसीता की आंखों से आंसू निकल आए और मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। शुमाना तुम्हारे साथ थी? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा।
हाँ अभी थोड़ी देर पहले गई है। और बस्ती वापस चली गई। हाँ खैर छोड़ो उसे, आओ। मैं उसे वापस साहिल की तरफ ले चला और फिर काफी दूर पहुंचकर मैंने उसे एक पत्थर पर बिठाया। पुसीता अगर तुम रूठी रही तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, मुझसे बातें करो। शिकायत की इजाजत है? हाँ। तो बताओ क्यों नहीं आया इतने दिन से? हकीम आकू ने कुछ जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी थी, इखलाकन उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने जवाब दिया, सलाका का नाम न लोगे तो वो तुम्हें भी इसी गलतफहमी का शिकार बनागी। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, कौन? शुमाना। मैंने जवाब दिया। हाँ उसी ने बताया है, पुसीता ने जवाब दिया, और खुद उसे कत्ल कराई है। हाँ, पुसीता ने बेखौफी से कहा। नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है वो। उसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि मैं उसी की तलाश में सलाका के पास गया था। हाँ, पूरी कहानी सुनाई थी उसने तकरीबन। दोहरा दो, मैंने कहा, और पुसीता अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। और फिर उसने शुमाना की कहानी दोहरा दी। उसने कहा कि जब मैं पहली बार सलाका के पास पहुंचा तो शुमाना वहां ही थी, और शुमाना ने सलाका को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मुझे जहर दे दे, और सलाका ने न जाने क्या चालाकी की और मैं जहर से न मर सका। लेकिन सलाका ने उसे धोखे में रखा और बताया कि उसने मेरी लाश ठिकाने लगा दी है। लेकिन वो खुद मुझे चाहने लगी थी और मेरे साथ रंगरलियां बना रही थी। और एक दिन शुमाना ने मुझे और उससे साथ देख लिया। तब आज सुबह उसने सलाका को इससे धोखाधही पर मौत की नींद सुला दिया। मैंने पूरी कहानी खामोशी से सुनी, फिर कहा, इसके अलावा भी उसने कुछ कहा था? वो बड़ी बेढब लड़की है सबूता। मेरी राय है कि तुम उससे दुश्मनी तर्क कर दो और उसके मुतालिक जहन से बुरे ख्यालात निकाल दो। इसके अलावा क्या कह रही थी वो? मैंने होंठ भींच कर पूछा। यही कह रही थी कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मिशन है, और जो मिशन तुम्हारी मौत है। वो तुम्हें हर कीमत पर हलाक करना चाहती है। खूब, जो वो ना कर सकेगी। मैंने गुर्रा कर कहा। मेरी बात सुन लो सबूता, इससे मुआफी मांग लूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम कहो तो मैं उसके लिए कोशिश करूं, मेरी और उसकी सुलह के लिए। हाँ, जिस दिन तुमने ऐसी कोशिश की पुसीता, उसके बाद कभी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम भी बड़े जिद्दी हो, यही समझ लो। तुम्हें सलाका की मौत का अफसोस होगा। हाँ, इसलिए कि वो बेचारी गलत फहमी में मारी गई। लेकिन ठहरो, क्या तुमने शुमाना को बता दिया कि मैं तुमसे मिल चुका हूं? नहीं, मैं उससे खौफजदा रहती हूँ। यह बहुत अच्छा किया तुमने गलतफहमी की क्या बात कही थी सबूता? पुसीता ने गौर से मेरी शक्ल देखते हुए पूछा। क्या सलाका का नाम मुझे तुम ही से मालूम नहीं हुआ था? हाँ, मैं शुमाना की तलाश ही में उसके पास पहुंचा था। उस गरीब ने मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मैंने ही चालाकी से उस शरबत को नहीं पिया। मुझे शुबा हो गया था। उसके बाद शुमाना के यहाँ पर उसने मेरी लाश समंदर में फेंकवा दी, लेकिन जाहिर मैं जिंदा था। इसी दौरान हकीम हाकू ने अपना वो काम मेरे सपुर्द कर दिया और मैं उसमें मसरूफ हो गया। कल यूं ही मेरे दिल में समाई तो मैं सलाका की तरफ जा निकला। असल में मैं उसे खौफजदा करना चाहता था, और वही हुआ। वो मुझे देखकर दहशत ज़दा हो गई और मैंने उससे पूछा कि अब वो अपने लिए सजा मुंतखब कर ले। वो मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि इसी दौरान शुमाना पहुंच गई और बदबख्त गलत फहमी का शिकार होगी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो इसके साथ ये सलूक करेगी, और मैंने महसूस किया कि पुसीता की हालत में अचानक नुमाया तब्दीली पैदा हुई थी। उसकी आंखों की उदास कैफियत एकदम दूर हो गई थी और मैं उसकी वजह जानता था। तो सबूता, तुम सलाका से मोहब्बत नहीं करने लगे थे? उसने खुशी को दबाते हुए पूछा। तुम्हारे ख्याल में मैं रोजाना किसी न किसी लड़की से मोहब्बत करने लगता हूँ? नहीं, लेकिन मैं भी गलत फहमी का शिकार हो गई थी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? वो बेइख्तियार मेरे नजदीक आ गई और फिर उसने मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया। मैंने खुद भी उसका भरपूर साथ दिया था। पुसीता की मोहब्बत फटपड़ी थी। वो बार बार मुझे चूम रही थी। सारे शिकवे दूर हो गए थे उसके। बहरहाल काफी देर के बाद वो पुरसुकून हो सकी। लेकिन सबूता, तुम मेरी बात मान लो। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, कौन सी बात? शुमाना से तुम्हारी दुश्मनी ठीक नहीं है। मैंने अभी तक सिर्फ उसे जिच किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है अब इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। एक बात बताओ सबूता, तुम शुमाना में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? पुसीता ने पूछा। तुम्हें उसके बारे में तफसील मालूम है? मैंने इत्तेफाक से उसे झील में नहाते देख लिया था। बस उसी वक्त से वो मेरी दुश्मन होगी। मुझे उसकी बर्तरी से इख्तिलाफ है। वो क्यों ये समझती है कि वो कोई आफाकी मखलूक है और क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो गई है? जिस वक्त वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगी, मैं उसकी तरफ से तवज्जो छोड़ दूंगा। तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई और बात नहीं है? और क्या बात हो सकती है? तुम उसे चाहते तो नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पुसीता को घूरते हुए कहा। नहीं, मेरी बात पर नाराज ना हो। यह बात खुद उसने कही है। उसका ख्याल है कि तुम उसे अपनी औरत बनाना चाहते हो। पागल है वो। और तुमने उसका भरोसा लिया था, वो भी उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए। तब तो वो सचमुच पागल है। पुसीता हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर खौफजदा लहजा बोली, लेकिन वो बेहद खतरनाक है। अगर उसे इल्म हो जाए कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ तो वो मुझे भी कत्ल करने की कोशिश करेगी, और इससे पहले मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैंने जवाब दिया और पुसीता मगन हो गई। आज तो बिल्कुल बेइख्तियार हो रही थी और मैं भी उसका भरपूर साथ देता रहा। और फिर उसे कोई ख्याल आया। बाबा से मिले थे? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने ही शुमाना के बारे में बताया था। एक बात कहूँ सबूता, तुम्हें झूठ बोलना आता है? पुसीता ने हंस कर पूछा। क्यों?
मैंने चौंक कर कहा, तुम समझते हो बाबा तुम्हें एक दूसरे मकसद के लिए पसंद करने लगा है। वो चाहता है कि तुम सकाई की बातें यहाँ आकर बताओ और उसने इसी मकसद के लिए मुझे तुम्हारे पीछे लगाया। मैं चाहती हूँ बाबा भी तुम्हें चाहने लगे, इसलिए बाबा की दिलचस्पी के लिए भी कुछ होना चाहिए। ओह, मसलन सकाई के बारे में कुछ झूठी सच्ची बातें जो बाबा की दिलचस्पी की बायस हो। इस तरह मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की आज़ादी मिल जाएगी। मैंने गहरी सांस ली। फिर क्या किया जाए? तुम्हारी तरफ से झूठ मैं बोल दूंगी, लेकिन हमें इस सिलसिले में तय कर लेना चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम आज भी वापस चले जाओगे सकाई? हाँ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ, कभी कहीं ना जाओ। लेकिन बाबा वो क्या सोचेगा? इसके लिए तो बंदोबस्त करना है, मगर तुम रह जाओगे। अगर तुम कहोगी तो इनकार कैसे करूंगा? मैंने कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि मोहतरमा तुम्हारे भी बुरे दिन आ रहे हैं। शुमाना का मालूम हो गया तो दर हकीकत वो तुम्हारी भी दुश्मन बन जाएगी। मैं कहाँ तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन यह ख्याल भी दिल में था कि सलाका मर चुकी है, यानी मेरी एक महबूबा और फिलहाल महबूबा के लिए जगह खाली थी और इसके लिए पोसीता बहरहाल एक उम्दा हैसियत रखती थी। ठीक है पोसीता, बाबा को मुतमईन करने के लिए तुम जो मुनासिब समझो कह देना। मैं यही सोच रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि बाबा बराह रास्त तुमसे कोई गुफ्तगू ना करे, लेकिन एहतियातन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। मैं कहूंगी कि सकाई में कुछ अजनबी लोग आए हैं। उनका मकसद तुम मालूम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इल्म होगा कि 2 छोटे जहाज अभी हाल ही में सकाई के साहिल से लगे हैं। हाँ, मुझे इल्म है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बस तो तुम्हारा ख्याल है कि इन जहाज़ों में असले आया है, लेकिन तुम इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हो। मैंने बज़ाहिर सुकून से कहा, लेकिन दिल ही दिल में जिस बिज हुआ। वैसे इसका अंदाजा भी हो गया था कि ये लोग सकाई के समंदर में होने वाली हर नकलो हरकत पर निगाह रखते हैं। ठीक है ना? पोसीता ने पूछा। हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? इस तरह बाबा तुम्हें बहुत ज्यादा अहमियत देगा और तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश होगा। हम इसे झूठी सच्ची इतलात देते रहेंगे। मुनासिब, मैंने जवाब दिया। तो आज रात तुम यहीं रहोगे ना? रह जाऊंगा। मैं बाबा से बात करूंगी कि रात को वो मुझे तुम्हारे पास रहने की इजाजत दे दे, ताकि मैं तुमसे मजीद मालूमात हासिल करूं। वो इजाजत दे देगा? मैंने पूछा। तुम नहीं समझते सबूता, हम लोगों को यहाँ काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं और यह मजबूती से कदम जमाने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी हैं। बाबा भी इस सिलसिले में मुखलिस तरीन लोगों में शुमार होता है, लेकिन अब तो तुम्हारी पसंद की हुकूमत आ गई। मैंने कहा, हाँ, शबाला हमारा मोहरा है, लेकिन हम जल्द अज जल्द ये चाहते हैं कि खुद हमारा कोई आदमी हुक्मरान हो जाए और हम उसके लिए भरपूर कोशिश करें। पोसीता ने जवाब दिया और मैंने दिल ही दिल में सनसनी महसूस की। हाकू के लिए ये एक सनसनी की खबर थी। बहरहाल पोसीता के साथ साहिल समंदर पर काफी वक्त गुजारने के बाद हम वापस सस्तोज के मकान की तरफ चल पड़े। पोसीता मुझे इसी इमारत के कमरे में ले आई और फिर उसने मेरी खातिर मदारत शुरू कर दी। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। फिर वो थोड़ी देर के लिए मुझसे मुआज़त करके चली गई, काल्बन अस्तोज को अपनी कार्रवाई से बाखबर करने के लिए। फिर वो वापस आई तो उसने लिबास तब्दील कर लिया था और पहले से भी निखरी हुई नजर आ रही थी। उसने सजावट की चंद चीजें भी इस्तेमाल की थी और उसकी आंखों में मुसर्रत की कंदीलें रोशन थीं। वो मेरे नजदीक बैठ गई। बाबा को मैंने बहुत सी बातें बता दी हैं और वो बहुत खुश है, खास तौर से इस वजह से कि उसके ख्याल में चूंकि तुम्हारा ताल्लुक बराह रास्त सकाई और इस इलाके के बाशिंदों से नहीं है, इसलिए तुम काबिल एतमाद साबित होगे। लेकिन मैंने एक बात बाबा से कह दी है कि वो ये कि वो बराह रास्त तुमसे ताल्लुक न रखे, बल्कि मैं तुमसे मालूमात हासिल करके उससे पहुंचाऊंगी। इस तरह मैंने तुम्हें उलझन से बचा लिया। तुम्हारा शुक्रिया पोसीता, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है। किस बात पर? पोसीता ने पूछा। क्या तुम्हें अपने बाबा के मिशन से इख्तलाफ है? हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं इन बातों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। मेरी अपनी राय सिर्फ इतनी है कि हम भी इंसान हैं और जमीन तंग नहीं है। हमें भी सुकून और इत्मीनान से यहाँ रहने दिया जाए। हम भी मेहनत करेंगे और खाएंगे। हाँ, यह मुतालबा बुरा नहीं है। बहरहाल ठीक है, इन लोगों का जाती मामला, मगर तुम्हें तुम्हारे बाबा ने मुझसे घुलने मिलने की इजाजत दे दी है। पहले ही दे दी थी। बाबा इस इलाके के सरबराह हैं और इस तहरीक के सरगर्म रुकन। अपनी दानिश में वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और मुझे भी उन्होंने यही सबक दिया है। उनका कहना है कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए कुर्बानी का जज्बा बेहद अहमियत रखता है, ख्वाह किसी भी किस्म की कुर्बानी हो। इनके ख्याल में तुम बेहद काम के आदमी साबित हो सकते हो, इसलिए उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि तुम्हें शीशे में उतारने के लिए जो कुछ भी जतन करना पड़े किया जाए। और अब मैं तुम्हें शीशे में उतारूंगी। पोसीता मुस्कुराती। मैं तैयार हूँ, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चुनाचे पोसीता मुझे शीशे में उतारने लगी। इस लड़की के सामने गाउदे बनने में लुत्फ आ रहा था। इस सूरत में एक खूबसूरत तब्दीली का एहसास हो रहा था। चुनाचे सारी जरूरियात से फारिग होने के बाद मैंने सोने की इजाजत मांगी। इस दौरान अस्तोद मुझे एक बार भी नहीं मिला था। पोसीता ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। नींद आ रही है? उसने खुमार अगीन लहजा में पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर सोना क्यों चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे ख्याल से। क्या मतलब? यही कि कहीं तुम थकी हुई ना हो और इखलाकन सोने के लिए ना कह रही हो। तुम्हारे साथ तो मैं जिंदगी भर नहीं थक सकती। हो वाकई? मैंने पूछा। तुम्हें शक है सबूता? नहीं, बस अजीब सा लग रहा है।
क्यों? क्या तुम एक अजनबी से इस कदर मुतासर हो सकती हो? पूरी जिंदगी में एक बार जरूर हर लड़की किसी अजनबी से मुतासर होती है और फिर वो अजनबी उसके सारे तसव्वुरात का मालिक बन जाता है। पुसीता ने जज्बाती लहजे में कहा, तो तुम्हारी जिंदगी में वो अजनबी आ गया है? पुसीता मखमूर निगाहों से मुझे देखती हुई बोली, ओह वो मैं हूँ। हाँ सबूता, वो तुम ही हो। अनोखे ख्वाबों के हसीन जजीरों की मानी थी जिनमें जाने के बाद यकीन नहीं आता। बाहर अभी चांदनी खिलेगी, साहिल सुनसान होगा और चांदनी अरमान भरे दिलों को तलाश करेगी। समंदर की मौजें हमें नजदीक से देखने के लिए हमारी तरफ लपकेंगी। तुमने लहरों का शौक देखा है सबूता? हाँ, मगर कभी इस अंदाज से नहीं गौर किया। आज करोगे? उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में दावत दी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं इनकी जुबान समझ सकूंगा। आओ चलें। मगर अभी तो चांद नहीं निकला। मैं चाहती हूँ चांद निकलने से पहले हम साहिल पर पहुंच जाएं, ताकि चांद निकले तो हमें देखकर हैरान रह जाए। चलो। मैंने उस अरमान भरी लड़की का दिल नहीं तोड़ा जिसके दिल में पहली बार अरमान जागे थे। रही मेरी बात प्रोफेसर, तो इस बात से तुम से ज्यादा और कौन वाकिफ होगा कि मेरी जिंदगी में ऐसी चांदनी कितनी बार खिली थी। पुसीता का लिबास हवा में उड़ रहा था। उसके बदन से मस होकर चलने वाली हवा एक कमारी खुशबू फिजा में बखेर रही थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं उसके साथ चलते हुए एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम साहिल पर पहुंच गए। जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थी। पुसीता मुझे एक मखसूस जगह ले गई। ये मेरी पसंदीदा जगह है, बैठो, उसने कहा और मैं चट्टान पर बैठ गया। चट्टान के नीचे ठंडी रेत बिखरी हुई थी। पुसीता मेरे कदमों के नजदीक बैठने लगी। अरे अरे, वहां नहीं पुसीता, बैठने दो ना सबूता, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। तुम्हें नहीं मालूम सबूता मेरे दिल में क्या क्या ख्वाहिशें थी। अपनी बाज ख्वाहिशों की हैसियत से तो मैं खुद भी वाकिफ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरी ज़हनी कैफियत अजीब सी हो गई थी। मेरा ख्याल था कि तुम शुमाना को प्यार करते हो। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। मुझे बहुत दुख हुआ था सबूता। मैंने सोचा मेरे ख्वाबों की ताबीर किसी दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गई। तुम तो बड़े अनोखे हो, कुछ भी नहीं जानते। तुम किसी से मोहब्बत करना भी नहीं जानते। और प्रोफेसर, मेरे पेट में कह के चमकने लगे। लेकिन अब इस मासूम लड़की को हकीकत बताकर मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। फिर चांद ने बादलों से झांका और पुसीता बच्चों की तरह खुश होने लगी। उसने मेरे जानों पर गर्दन टिका दी और प्यार भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। सबूता, उसने मुझे पुकारा। कैसा महसूस कर रहे हो? बेहद अजीब। तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो बोसीता। तुम भी इस दुनिया के मखलूक नहीं मालूम होते सबूता। जमीन पर तुम्हारे जैसा हसीन शायद ही हो, पुसीता ने कहा। उसके लहजे में एक अजीब सा तासुर था। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में ले लिया और उसने आंखें बंद कर ली। इसका एक हाथ मेरे हाथ की कलाई पर अटिका था और उसके बाद प्रोफेसर मेरे तजर्बे ने ऐलान किया कि औरत पर नाजुक वक्त आ पड़ा है। उसकी सांसें गर्म हो रही थीं और जब सांसें गर्म हो जाती हैं तो नरम बिस्तर किसके ज़हन में आए? खुरदरी जमीन की चुभन कौन महसूस करे? सारे महसूसात फना हो जाते हैं प्रोफेसर। सिर्फ एक एहसास बाकी रहता है, किसी की दिलो जान से करीब होने का एहसास। चांद अपनी मंजिलें तय कर रहा था और हम उसकी राह में रुकावट थे, ना वो हमारे रास्ते में। तो जब उसने अपना सफर तय किया और जान तोड़ दी, उजाले के भंवर ने जब उसके हुस्न का सारा रस चूस लिया तो हमें दुनिया का एहसास हुआ। उजाले का पता चला, जिंदगी की खबर हुई और यूं लगा जैसे रोशनी ने हम पर जुल्म किया हो। सबूता, पोसीता की आवाज उभरी। हाँ पोसीता, हाँ सुबह हो गई, हम इसे नहीं रोक सकते। रोशनी इतनी बेरहम क्यों होती है? वक्ती तौर पर इसे भी फना होना पड़ता है। चांद फिर निकलेगा और हम इसके हुस्न से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होके। मैंने जवाब दिया, तुम चले तो नहीं जाओगे सबूता? जिंदगी का हर लम्हा अब तुम्हारे बगैर कठिन होगा। चांद का इंतजार कितना अजियतनाक होगा। सबूता, तुम चले तो नहीं जाओगे? हमें होश की दुनिया में रहना होगा पोसीता। कायनात में सिर्फ हम दो जानदार नहीं हैं, हमें दूसरे जानदारों का भी एहसास करना होगा। कायनात में हमारे सिवा कोई क्यों है? इसे क्या हक है कि हमारी खलवतों में मुदाखलत करे? सो प्रोफेसर बहकी लड़की थी, बड़ी मुश्किल से राह रास्त पर लाया, लेकिन वो कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी, और खास तौर ऐसी सूरत में जबकि उसके बाप ने उसे खुली इजाजत दे दी थी। बूढ़ा मतलब परस्त बिल आकर चक्कर में आ गया था, लेकिन दिन की रोशनी पोसीता को काफी हद तक होश में ले आई थी। उसे खुद ही कहा, आज की रात और यहाँ गुजार लो सबूता, कल अलबत्ता तुम दिन की रोशनी में सकाई चले जाना, लेकिन सबूता चांद निकलते ही वापस आ जाना, वरना मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगी। ओह, दिन की रोशनी में मेरे चले जाने का ख्याल क्यों आया पोसीता? बाबा प्रकाशा ने मुझसे बात की थी। क्या कहा था? वो इन दो आदमियों की आमद का मकसद मालूम करना चाहता है, जिनके छोटे जहाज साहिल से लगे हैं मेरे जरिए। हाँ, मगर मैं इनके बारे में क्या मालूम कर सकता हूँ? तुम बेफिक्र हो, ये काम मैं करती रहूंगी। बस बाबा को मुतवज्जा रखना है, वो बेहद मतलबी इंसान है। अगर मैं उससे कुछ न कुछ कहती ना रहूं तो शायद वो मुझे तुम्हारे साथ रहने की खुली आज़ादी ना देगा। ओह, क्या तुम खुद ही उससे कुछ कह दोगी?
हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, पोसीता ने जवाब दिया। सो प्रोफेसर, इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हल्की सी उलझन मेरे जहन में जरूर पैदा हो गई थी। यह अनोखी बात थी। मैं मुखलिस सिकाई वालों का था, साथ ही फोमा का था, और प्यार दुश्मन लड़की से कर रहा था। हरचंद वो मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन बहरहाल फितरत में इतनी कमजोरी भी नहीं थी कि पुसीता के लिए फोमा का साथ छोड़ देता। दोपहर को पुसीता ने मेरे साथ ही खाना खाया, शाम तक मेरे सीने पर सर रखकर आराम किया और फिर साहिल पर चलने की फरमाइश की, जो उसकी पसंदीदा जगह थी, हसीन और सुनसान, और हम अपनी मखसूस चट्टान पर जा बैठे। पुसीता बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर लातादाद कमल खिले हुए थे। मैं सोचती हूँ सबूता, इंसान अपने ज़हन तक नहीं पहुंच सकता, इसे अपनी जात के पर्दों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता। मैं इस बस्ती में खुश थी, कोई ऐसा बार नहीं था जो मेरे ज़हन के पर्दों से टकराता। मैं इस एहसास की जड़ नहीं तलाश कर सकी थी, लेकिन अब अंदाजा हुआ वो तुम थे। तो मेरी जिंदगी का खला थे, और अब वो खला पूरा हो गया। मैं तुमसे कह चुकी हूँ सबूता, मुझे अपने लोगों के अमल से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक हंसती बोलती जिंदगी की शायक हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूंगी। क्या पोसीता, तुम सकाई वालों का साथ छोड़ दो। ओ क्यों? ताकि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रह सको। ओह, मैं उसकी बात पर गौर करने लगा। यूं लगता है जैसे तुम्हारे बगैर कायनात अधूरी थी, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं था सबूता, और अब कायनात मुकम्मल हो गई हो। मैं कोशिश करूंगा पोसीता, हालांकि आकू इसमें शदीद मुदाखलत करेगा। तुम सकाई में तो नहीं पैदा हुए, तुम इनसे दुश्मनी ना करना, बस किसी तरह तुम बाबा का दिल जीत लो, ताकि वो मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने की इजाजत देते। मेरे दिल में तो सिर्फ ये ख्वाहिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।